हाय दोस्तों, देखिए आप सभी को सुबह का नमस्कार। हम समझते होंगे कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और हमको आप लोग जानते ही हैं, हम हैं सिद्धू सर जो कि आपको अभी डेली पढ़ाते हैं। सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए सेशन का आज जो शुरुआत है, हम कल पिछले सेशन में जो भी पढ़ाए थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, वो प्रथम शासक था तुगलक वंश का। और आज हम पढ़ा रहे हैं कि उसके बाद दूसरा शासक जो बना, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा क्वेश्चन बनते थे, उसी तरह तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इससे क्या होंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको हम शॉर्ट नेम में बार बार लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे कि हम लिखना चाहेंगे इसको एम बी टी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि सर एम बी टी क्या होता है। एम मतलब मोहम्मद, बिन और टी तुगलक, ठीक है। ये 1325 से 1391 तक इसका शासनकाल होता है। और शासनकाल जो होता है, लगभग आप मान सकते हैं इसको कि इसने 26 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। 26 वर्ष तक तुगलक वंश का एक ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत का, जो कि सबसे ज्यादा दिन क्या किया, गद्दी पर बैठा। बात समझ रहे हैं। इसके इसकी एक आदत ये, आप लोग चाहे खराब समझिए चाहे अच्छी समझिए, देखिए इसकी आदत ये थी कि इसके स्वभाव के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। स्वभाव कैसा था, जनता या इतिहासकार समझ ही नहीं पाया। देखिए मान लीजिए राजा है, या आपके घर में आपका जो घर चलाता हो आपका हेड, ठीक है, मेंबर आप जिसको किंग बोलते हैं, परिवार का जो मुखिया होता है आप उसको बोलते हैं। तो देखिए आप उसके बारे में जानेंगे कि कब गुस्सा होते हैं, कब खुश होते हैं, उनको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, या उनके एक्टिविटी के बारे में आप लोग जानते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, बातें करते हैं, लगाव रहते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में इसके स्वभाव का ही नहीं पता चलता था। ये कब कौन सा निर्णय लेगा किसी को पता नहीं रहता था, और हर निर्णय क्या होता था इसका, असफल हो जाता था। देखिए ये बहुत ही तुगलक वंश में सबसे ज्यादा शिक्षित राजा था। लिख लीजिए, सब तुगलक वंश में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था। देखिए बर्नी इसके बारे में लिखते हैं। बर्नी तो इसके राजा के अधीन ही था, उसका मेंबर था। तो देखिए क्या होता है, बर्नी लिखते हैं कि ये जो व्यक्ति था, बर्नी जो लिखते हैं कि ये जो व्यक्ति था, ठीक है। देखिए तुगलक वंश में सबसे ज्यादा ये शिक्षित व्यक्ति था। देखिए इसको ज्ञान किस किस भाषा का था। देखिए इसको ज्ञान जब था, शिक्षित था, तो इसके पास ज्ञान रहेगा तभी शिक्षित रहेगा। देखिए इसको ज्ञान था अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा का ज्ञान था। तीसरा जो ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था। चौथा, इसके अंदर तर्क शक्ति इसकी बहुत ही मजबूत थी। तर्क शक्ति क्या थी इसकी, बहुत मजबूत थी। तर्क शक्ति आप लोग समझते हैं, रीजनिंग पावर। जिसका रीजनिंग पावर देखिए मजबूत होता है ना, वो किसी व्यक्ति के दिमाग को भी पढ़ लेता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच रहा है। बात समझ रहा है, उसकी फीलिंग को भी समझ सकता है। जैसे एक टीचर होता है या एक माता पिता होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई छात्र अपने समय में रीजनिंग में बहुत तेज रहा हो, तो उसका दोस्त बहुत कम मिलेंगे। बात समझ रहे हैं, लोगों से उसका रिश्ता ठीक नहीं होगा।
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको दिल से मानते होंगे, वो उसी से उसका रिश्ता ठीक होगा। बाकी लोगों के दिमाग को पढ़ लेता है कि बाकी जो तर्क माइंड का होता है कि बाकी हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। तो शिक्षित जो लोग होते हैं बहुत रीजनिंग पढ़ने में, अभी आप लोगों को जब क्वालीफाई करेंगे 12 उसके बाद सिलेबस में शामिल होगा एक रीजनिंग, तर्क शक्ति बोलते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से दे रहा है। तो आपको सिखाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर बच्चे, जैसे मैं कुछ लोगों को नवोदय विद्यालय का तैयारी करवाया था ना? ये जो बैठे हैं इसी में से कुछ को नवोदय विद्यालय का तैयारी करवाया था, तो उसमें मैं बताया था रीजनिंग में क्या होता है कि आपको रीजनिंग की शुरुआत थी वो। जैसे कि कोई मान लीजिए आयत है, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको क्या करना है ऑप्शन के माध्यम से भरना होता है। तो ये आपका माइंड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा तभी आप भर पाएँगे। तो सचिन जैसे क्या सोच रहे हैं ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनकी माइंड को पढ़ ले रहा हूँ। आप कहोगे कि सर जी आप ज्योतिष हैं क्या? आप भविष्य देख ले रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, आप अनुभव से प्राप्त करते हैं, आप तर्क शक्ति से प्राप्त करते हैं। आपके साथ कोई छल कर रहा है व्यक्ति, आपके इस समय तो वही है, दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है। लोग आपके मुँह पे आपके हैं और दूसरे के मुँह पे उसके हैं, और ऐसे लोग समाज में करीब 80% हैं इस समय, जो कि आपका भविष्य बनाने के लिए नहीं है, बिगाड़ने के लिए। ठीक है? मैं अनुभव किया हूँ इस करीब 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ज़्यादातर, कि लोग आपको क्या करते हैं, आप कुछ ही लोग हैं जो आपको बनाने के लिए सोचते हैं। बाकी लोग आपका क्या करेंगे जीवन में पैर ही खींचने का काम करेंगे। तो अगर आप तर्क शक्ति आपके पास है ना, जैसे ज्योतिष का ज्ञान है, तर्क शक्ति है इसके पास, तो आप उस चीज़ को समझ जाएँगे कि कौन क्या हमारे लिए चाहता है। बात समझ रहे हैं? तो आपके दोस्त भी कम बनेंगे, आपको चाहने वाले लोग भी कम होंगे। तो वहीं देखिए क्या हुआ कि इसके पास ज्योतिष का ज्ञान था, अरबी का भाषा का ज्ञान तो था ही, फारसी का भी ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, तर्क शक्ति का ज्ञान था। अब इसको ज़्यादा ज्ञान था। अब जब ज़्यादा भी ज्ञान हो जाता है तो दिक्कत होता है। ये क्या करता है कि भविष्य को पब्लिश करने के लिए ये सोच लेता था पहले ही। बात समझ रहे हो? वर्तमान पे ज़्यादा ना ध्यान देकर भविष्य में कैसे चिंतित हो जाता था भविष्य को लेकर। तो जो व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित हो जाएगा ना वो दुखी होगा, ठीक है? आप अपने वर्तमान को क्या करिए, सैटिस्फाई कीजिए, उसको जैसे ज़िंदगी को आप अपना वर्तमान रखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। भविष्य के उद्देश्य के लिए अगर काम आप नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपको क्या करना है कि वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, अब वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, और भविष्य का टेंशन रखें कि क्वेश्चन कैसे कर पाएँगे, तो कर पाएँगे अगर इस समय नहीं सीखेंगे तो। आपका काम है वर्तमान को क्या करना, एक्सेप्ट करना। इसका क्या था कि ये भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता था, इसीलिए हर जगह फेल्योर होगा। ये एक व्यक्ति हैं, इनको इनके इतिहासकार हैं, इनके बारे में लिखते हैं कि ये अपने ज्ञान की वजह से अयोग्य शासक हो गया। बात समझते हैं? तो देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं है किससे, अपने सिलेबस से। तो देखिए इसको क्या था, तर्क शक्ति का ज्ञान था, और क्या ज्ञान था, चिकित्सा का भी ज्ञान था। इसको कोई रोग वोग होता था ना तो अपने ही मलहम पट्टी करता था। ठीक है, बात समझ रहे हो? अपने ही चिकित्सा का भी ज्ञान था इसको। अरे किसी को खांसी हुआ, जुकाम हुआ तो उसको पता रहता है, जो थोड़ा-सा नॉलेजेबल रहता है, जो सीखता है वो बता देता है कि देखिए खांसी के लिए कौन-सा टैबलेट चाहिए, कौन-सा सिरप चाहिए, या कौन-सा जड़ी-बूटी ऐसा है कि जो सही हो जाए। तो ये पहले से इसको पता था सब। चिकित्सा का भी ज्ञान था। इसके अंदर और भी ज्ञान था। तर्कशास्त्र हो गया। इसके अंदर देखिए हिस्ट्री का ज्ञान था। हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास का, कि हमारे पिताजी क्या किए, हमारे दादाजी क्या किए, हम लोगों ने आक्रमण कैसे किया, कैसे राजपाट को बचाना है, कैसे पिछले समय में राजा गलती करते हुए आ रहे थे, हमको ये गलती नहीं किया था, क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था, तो इसको इस तरह का ज्ञान था। तो देखिए सबसे बड़ा शिक्षित था कि नहीं था? इसको अरबी का भी जानकारी था, फारसी का भी जानकारी था, ज्योतिष विद्या आप लोग समझते हैं? जैसे कोई कह दिया कि 1 साल बाद ये चीज़ होने वाली है तो होने वाली है। कोई देख लेता है बादल को तो जान जाता है, समझ जाता है कि बारिश होगी। ठीक है? इस बार फसल को देखकर समझ जाता है कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ज़्यादा इतिहास में समझने की बातें हैं। तर्क शक्ति आपको बता ही दिए, चिकित्सा बता दिए जो कि आपको सीधे जान लीजिए कि मेडिकल साइंस इसको ज्ञान था। आगे हिस्ट्री इतिहास का, ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास और आने वाले समय में क्या होगा इसको ज्ञान था।
इसीलिए ये असफल रहा। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए तो यहाँ पे लिख लिए दिल्ली सल्तनत का सबसे ये जो तुगलक वंश में सबसे ज्यादा शिक्षित था, और लिखिए इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। अब देखिए इसको रक्त पिपासु क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने, कभी मैं बता रहा हूं ना, कभी गर्म हो जाता था, कभी नरम हो जाता था। अकाल पड़ गया था उस समय भी किसानों से क्या लिया था? टैक्स लिया था। इसलिए टैक्स लिया था क्योंकि इसको अपने धन इकट्ठा करना था, राजकोष इसका कम ना हो, इसलिए टैक्स लिया था। और कभी क्या करता था कि उन किसानों की मदद भी करता था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? रक्त पिपासु। ठीक है, नेक्स्ट नोट करते रहे। देखिए बचपन का नाम क्या था? बचपन का, जब ये बच्चा था, खेल रहा था, तो उसका क्या नाम था? देखिए इसका नाम था मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। ये किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, बाद में क्या बना ये? अब देखिए उपाधि इसको मिले थे, राजा का बिटवा था, उपाधि मिली इसको। देखिए क्या क्या उपाधि मिली। उपाधि मिलती है उलुग खां की, जूना खां की, उलुग, उलुग खां, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जूना खां, उलुग खां, जूना खां, और अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, और जिलीलाह, जी ली जिल्लीलाह। ठीक है, ये इसको क्या मिली? उपाधि मिली। बात समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। देखिए मैं कहा कि ज्यादा शिक्षित था, अब इसने प्रयोग करेगा। देखिए प्रयोग पहला अपना कहाँ करता है? ये प्रयोग पहला करता है, प्रयोग पहले तो दिल्ली को, दिल्ली राजधानी थी, अब इसको कहाँ कर देता है? देवगिरी। कहाँ कर देता है? देवगिरी। बात समझ रहे हैं? अब देखो दिल्ली राजधानी है, अब सोचो कि राजधानी को अगर आप चेंज करोगे तो आपको कितना तकलीफ होगी। इसने सारी सेनाओं को लेकर, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली में केवल 3 लोग बचे थे, बाकी 3 लोग बचे थे, और बाकी सभी लोग दिल्ली छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि जानवर, गाय भैंस, जो भी कुत्ते होते थे और भी जानवर होते थे, उनको लेकर इंसान सभी चले गए कहाँ पे? देवगिरी में। देवगिरी को देखो क्या कहा जाता था? कुतुबाद। इसको एक नाम से और जाना जाता था, कुतुबाद। कुतुबाद, अब कहोगे सर जी ये देवगिरी पड़ता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो देखो दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में 43 दिन का लोग बताते हैं इतिहासकार की समय लगा। 43 दिन में लोग चले गए। कहाँ पे? देवगिरी, महाराष्ट्र में। देखिए कुतुबाद क्यों कहा जाता था इसको? क्योंकि यहाँ पे एक बार कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी क्या किया था? अटैक किया था। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन फिरोज, फिरोज खिलजी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग गए, अलाउद्दीन खिलजी भी गए थे, ये सब धन लूटने के लिए गए थे। देवगिरी महाराष्ट्र में धन बहुत ज्यादा था, तो इसने दिमाग लगाया कि सब धनवा तो वहीं से आ रहा है लूट कर, तो हम क्यों ना राजधानियां बना दें उसको। तो ये क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बना दिया। कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबाबाद इसको बोलते हैं, इसको लूट कर। उसके बाद देखिए एक इंसान होता है, ये जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या कहा? दौलताबाद कहा। क्या कहा बेटा? दौलताबाद, दौलताबाद। देखिए जब ये राजधानी को चेंज किए, दिल्ली से देवगिरी गए,
तो लोगों ने प्रश्न किया कि आप वहां क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं कि देखिए हमारे जो ऊपर राजा बने दिल्ली सल्तनत के, वो सब वहीं से धन लूट कर ला रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, तो धन की भारी मात्रा है वहां, तो हम लोग दिल्ली में क्यों रहेंगे? हम लोग भी कहाँ जाएंगे? देवगिरी। और देवगिरी का नाम इसलिए हम दौलताबाद रख रहे हैं क्योंकि वहां पे दौलत बहुत है। बात समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। दौलताबाद हो गया। अब देखिए बर्नी ने कहा है कि एक बर्नी इतिहासकार होते हैं, बर्नी कहते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत के मध्य में देवगिरी होने के कारण देवगिरी होने के कारण इसको राजधानी इसको राजधानी इसको राजधानी विकसित करना क्योंकि देखिए होगा क्या इससे फायदा ये होगा कि जो देवगिरी हो जाएगी वहां से जब मध्य में पड़ेगा तो हम उत्तर भारत अभियान भी कर सकते हैं और दक्षिण भारत भी अभियान कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है? एक इतिहासकार बोलते हैं, उनका नाम था एएल श्रीवास्तव। एएल श्रीवास्तव कहते हैं कि मंगोल आक्रमण उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने परेशान होकर अपना राजधानी क्या किया? दौलताबाद किया। तो यहाँ पे लिख लीजिए एएल श्रीवास्तव कहते हैं मंगोल आक्रमण की वजह से ठीक है, आगे नेक्स्ट बातें होंगी। देखिए एक इब्न बतूता ये पत्र लिखते हैं, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, क्या पत्र लिखते हैं? देखिए एक चीज और मोहम्मद बिन तुगलक में परेशानी ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक जब आया ना, तो इसने क्या किया? उलेमा जो होते थे, अरे मुस्लिम वर्ग में जो होते हैं जैसे मौलवी उलेमा, यही क्या करते थे? कोई भी न्याय प्रणाली क्या करते थे? संगत बनाते थे लोगों को न्याय दिलाने में। ठीक है, जैसे जज बोला जाता है ना, देखो उलेमा जो होते थे, उलेमा को ये क्या किया? खत्म कर दिया। उलेमा को खत्म कर दिया, कहा कि ये कोई पद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उलेमा को खत्म कर दिया तो मुस्लिम समाज नाराज हो गया। बात समझ रहे हैं? मुस्लिमों में जो धनी वर्ग था वो क्या हुआ? नाराज हो गया। अब देखिए करता क्या है मोहम्मद बिन तुगलक कि सभी वर्गों को उसमें जोड़ दिया, सभी वर्गों को उसमें जोड़ दिया। जैसे आज ही की बात हम करें कि मैं सबको नहीं कहता हूं, समाज के हर लोग गंदे नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया कि सुन लीजिए, कुछ लोगों ने क्या किया कि समाज को जाति धर्म में बांट दिया। ठीक है, और धर्म के मामले में क्या रखा? अपने आप को उच्च श्रेणी में रखा और लोगों को निम्न श्रेणी में रखा। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, हमारे यहाँ जो भी राजपाट होगा, जो भी हमारे यहाँ हम नियुक्ति करेंगे, उसमें क्या होगा? सर्वसम्मति से सबका अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बात बुरी लगी किसको? जो पहले से वहां पे काबिज था, उनको बुरी लगी। जैसे मान लीजिए कि
आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी हम वर्ग संप्रदाय को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं। मान लीजिए कि आप पूजा पाठ इसी दौर में आप पंडित जी हो गए, मंदिरों में आप पूजा पाठ करने लगे, लोगों को जाकर आपके पास ज्ञान है, आप जाके कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपको शास्त्र का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जाति की वजह से आपके ऊपर शोषण किया जाता है। ठीक है, एक जैसे जाति मान लीजिए कोई जाति विशेष हो गई, अब उनके लड़के क्या होते हैं कि वही पंडित जी बन सकते हैं। बात समझ में आई? भले उनको शास्त्र का ज्ञान ना हो, दारू पी के सुतत हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, उनको क्या आप सम्मान दोगे, उन्हीं से पूजा कराओगे, उनको मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। बात समझ रहे हो? ये समाज है। तो इसने क्या किया, अब जब जाओगे आप लोग, मान लीजिए दूसरे जाति और धर्म से हो, आप जाओगे उनके स्थान पे पूजा करने, आप जाओगे लोगों को प्रेरित करने, आप जाओगे मंत्र उच्चारण करने, तो सबसे पहले तकलीफ किसको होगी? उनको होगी कि नहीं होगी? उनको होगी, स्वाभाविक है। भले आकर बाहर समाज में न कहें, लेकिन बहुत बड़ा पीड़ा होगा उनको। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो उलेमा थे, इनको खत्म करके सभी लोगों को, किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय से आने वाले लोगों को क्या किया कि बनाने लगा कि उलमा आप भी बन सकते हो। इस पदवा को खत्म कर दिया। अब इसमें क्या किया, सभी वर्गों को उसमें जोड़ दिया कि सभी वर्ग के लोग काम करेंगे इसमें। उसके बाद क्या किया कि देखिए करता क्या है कि एक माली रहता है उसके उसके यहाँ, जो माला बेचता है, माला देता था राजा के यहाँ, ठीक है। अब राजा के यहाँ जो माली माला दे रहा है वो तो कमजोर माली होगा नहीं, वो भी तो अपने अपने जाति में क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, तभी ना राजा के यहाँ माला दे रहा है। तो देखो उसका क्या नाम था, लाघा और पीरा। लाघा और पीरा दो माली थे। अब इनको क्या किया कि अपने अपने यहाँ जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी उसमें शामिल कर लिया। अब तो और बवाल कि अभी तो माली को भी बनाने लगा राजा, अपने यहाँ रखने लगा, उनसे राय मशवरा लेने लगा। अब तो और लोगों को तकलीफ होगी। फिर देखो क्या किया कि एक नाई थे जो कि बाल काटते थे, बाल बनाते थे लोगों का, तो नाई को भी क्या किया इसने, अधिकारियों की सूची में शामिल कर दिया। उसका नाम था फिरोज। अब तो ही बवाल मचा दिया पूरा। एक नाई आएगा हमारे यहाँ, राज चलाएगा, हम लोग क्या करेंगे, राजपाट करेंगे, इसका बात सुनेंगे, और तकलीफ हो गया लोगों को। एक बाल काटने वाला अब हम लोगों को आदेश देगा, हमारे ऊपर शासन करेगा, अब और तकलीफ हो गया। आगे देखो, रसोइया था एक, खाना बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, उसको भी अधिकारी बना दिया। उसका नाम था मेका। अब तो एकदम जनता को, जो उच्च वर्ग के लोग थे, यहाँ पे काबिज लोग थे, उनको बड़ा तकलीफ हो गई। सब लोग नाराज हो गए मोहम्मद बिन तुगलक से कि अब हम खाना बनाने वाला मेका से आदेश देगा, हम लोगों का राजा रहेगा और हम लोगों से बड़ा पद पे रहेगा, और हम लोग क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो उनको ये बात पच नहीं रही है, एकदम खलबली मची हुई है समाज में। लोग मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं तो मिले ही उसको कूटेंगे हम लोग। बात समझे, खूब पीटेंगे बल भर। तो अब देखिए हुआ क्या, पहले नोट कीजिए। हो गया। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, पूछेगा कि दौलताबाद जो राजधानी बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी किस वर्ष बनवाया? तो कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि ये 1327 से लेकर 1300, आप लोग 26 कर दीजिए, 27 से 29 कर लीजिए, 29 एडी तक इसने क्या कर लिया था, राजधानी स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब आगे ये है कि देखिए जो भी बच्चे बूढ़े जानवर गए एक स्थान से, देखिए अपनी जो आपकी जन्मभूमि होती है उसको छोड़कर आप कहीं भी दूसरे जगह जाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ पुरुष ही हैं, बहुत पैसा कमाने बाहर निकल जाते हैं, पैसा कमाते भी हैं, लेकिन वहां पे मन नहीं लगता है, उनकी माटी उनको खींचने का प्रयास करती है। जिस माटी में जन्मे हैं हम, बहुत लोग खूब पैसा कमाकर आके गांव में ही घर अच्छा बना के रह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और कुछ लोग क्या होता है, जिनको माटी से लगाव नहीं होता, वो बाहर जाके बस जाते हैं। बात समझ, लेकिन छोड़ना अपनी जन्मभूमि को इतना आसान नहीं होता। तो ये क्या हुआ कि दिल्ली को लोग जो छोड़कर गए थे, उनका मन नहीं लग रहा था, कह रहा था हमारा दिल्ली सही था, पैसा कम था लेकिन सुकून था।
अब यहाँ आके खूब दौलत पड़ी है, लेकिन यहाँ मन नहीं लोगों का लग रहा था। तो जब मन नहीं लग रहा था तो ये बात पहुंची कहाँ पे? पत्र कौन लिखा? पत्र कौन लिखा? इब्न बतूता। उसने पत्र लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि देखिए तुगलक महोदय, लोगों का मन नहीं लग रहा है, आपके ऊपर कोई आक्रमण होगा तो ये सब खुद मरवा देंगे आपको, कहेंगे कि कैसा हमको शासक मिला है, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया, सबको लेकर माटी से दूर कर दिया, यहाँ आ गया देवगिरी में। तो ये क्या किए कि लोगों को छोड़ दिए। बोले कौन? मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं जिसका इच्छा है दिल्ली जा सकता है, दिल्ली जा सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या किए कि दौलताबाद छोड़कर कहां चले गए? दिल्ली। और ये क्या रहा इनका, जनता का मन भी नहीं लग रहा था तो दिल्ली गया। और एक उस समय बीमारी आ गई थी, प्लेग, प्लेग नामक बीमारी आ गई थी, जैसे कि हम लोगों के समय कोरोना वायरस आ गया था। तो प्लेग नामक बीमारी जो थी, प्लेग नामक बीमारी ये पूरे देश में थी, पूरे देश में। लोग जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, एक जगह था अपना इलाहाबाद, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। देखिए अब क्या किया कि प्लेग महामारी थी, लोग वहां पे रहना नहीं चाहते थे। लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। तो ये कह दिया मोहम्मद बिन तुगलक कि जिसको जाना है वो जा सकता है। देखिए क्या करता है प्लेग, जब महामारी आती है तो बीच में इलाहाबाद क्या करता है, ये रुक के, जैसा कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये लगभग 2.5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष इसको बोलते हैं स्थान कड़ा, स्वर्गकारी, स्वर्गकारी कड़ा में प्लेग महामारी की डर से क्या करता है, रहता है। प्लेग महामारी की डर से 2.5 वर्ष तक रहता है। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारियों की वजह से डर कर छिप जाता है, डर कर छिप जाता है। ठीक है। तो बरूनी ने ऐसा लिखा था कि प्लेग महामारी के चलते क्या करता है, ये 2.5 वर्ष तक इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे रहता है। तो बरूनी के बारे में एक ये भी आता है कि भाई वो राजा का ही व्यक्ति था, तो राजा के बारे में क्या करेगा, अच्छा ही लिखेगा। अगर बुरा लिख दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ दिक्कत संकट का सामना करना पड़ता है। तो उस समय ये राजा क्या करते थे, उन लोगों को पनाह भी देते थे जो इतिहासकार होते थे। उनको पता होता था कि पेन कब चला देंगे हमारे खिलाफ, कोई ठीक नहीं है। तो कलम को रोकने के लिए क्या करते थे, उनको व्यवस्थित भी करते थे, व्यवस्था भी देते थे। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये जो इच्छा वाली बात है, जिसकी इच्छा है दिल्ली जा सकता है, तो ये आदेश 1935 में दिया था, 1935 में दिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद बिन, ये सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में सांकेतिक मुद्रा का चलन आया। और ये पूछ सकता है डेट आपसे, वर्ष कब हुआ, 1929 से 1930 तक, सॉरी 1329 जी, यहाँ 1335 है ना, सॉरी इसको बदल लीजिएगा, 1329 से 1330 तक।
1329 से 1330 तक। ठीक है, देखिए एक निर्णय लेता है, निर्णय ये लेता है कि उसके जो पहले गयासुद्दीन तुगलक थे, उसने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसने क्या किया कि अब चांदी का सिक्का कोई नहीं चलेगा। क्या किया, चांदी टका की जगह, टका की जगह, चांदी टका की जगह तांबा, तांबा इसको बोलते हैं जित्तल भी, जित्तल को चलवाया। लेकिन देखिए इसमें हुआ क्या कि चांदी की जगह जित्तल चलवाया, तो लोगों को तो इतना समझ थी कि चांदी का दाम तो ज्यादा होता है, जित्तल का कम होता है, तो लोग क्या करें कि चांदी की तांबा जित्तल का जो सिक्का बन रहा था उसको तो इसके बराबर हो गया ना इसका वैल्यू, तो इस ये चांदी टका को लोग घर में रखने लगे अपने। तो कहा जाता है कि उस समय इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय जो हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, टकसाल बन गया। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग क्या किए कि चांदी को इकट्ठा कर लिए, क्योंकि चांदी की पूछ नहीं थी और लोग ये जानते थे कि एक न एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक मरेगा और दूसरा शासक आएगा तो चांदी को यूज करेगा। जब चांदी को यूज करेगा तो हम लोगों के पास रहेगा तो भविष्य में फायदे रहेंगे, इसीलिए लोग क्या करें कि स्टोर करने लगे, टकसाल बनवा दे। ठीक है, आगे ये भी असफल प्रयोग रहा, ये भी इसका क्या रहा, ये भी असफल प्रयोग रहा, ये भी असफल प्रयोग रहा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होता है कि एक मंगोल आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण, ये 1328 से लेकर 1329 तक होता है। मंगोल आक्रमण 1328 से 1329 के बीच होता है। उसके बाद एक अभियान होता है खुरासान अभियान, ये करता है, अभियानों के बारे में लिखते जाइए। खुरासान, ये पेपर में पूछता है खुरासान अभियान, ये होता है 1330 से 1331 में। देखिए मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, इसका दूरदर्शी सोच था, इसने इराक को, ये जो खुरासान अभियान था इसने इराक को हराने के लिए किया था, इराक, इराक को जीतने के लिए किया था। इसकी सोच देखिए, पहले तो भारत में संभला नहीं जा रहा है, मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कहां पे पहुंच गया, इराक को जीतने के लिए पहुंच गया। और इसके बारे में हम आपसे कुछ रूबरू होते हैं। देखिए इराक को जीतने के लिए क्या किया था इसने, 3,70,000 सेना भेज दिया, 3,70,000 सेना भेजा था। आप सोचिए कि 3 लाख, अलाउद्दीन खिलजी के पास तो 5 लाख सेना ही थी टोटल, इसने 3,70,000 सेना क्या कर दिया, इराक भेज दिया, जाओ इराक को ले आओ, इराक पे दबदबा कायम करो, वहां के लोगों को मारो पीटो और क्या करो, हमारा बनाओ उसको। तो देखिए 3,70,000 जो सेना थी, अब इसको तो खाने के लिए भोजन वोजन भी चाहिएगा, तो इसने बहुत धन बर्बाद किया, बहुत धन बर्बाद किया, बर्बाद किया। और ये भी क्या रहा अभियान, ये अभियान भी, ये अभियान भी असफल रहा, असफल रहा। ठीक है, तो ज्यादातर इसके अभियान क्या हो रहे हैं, असफल ही रहे हैं।
अब देखिए एक तो अभियान कर रहा है करचिल अभियान, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। करचिल अभियान। अब इस अभियान को देखिए क्या करता है, 1333 में 1333 से 1337 तक इसने क्या किया, लड़ा। और इसमें देखिए करचिल में क्या करता है, चीन से युद्ध करता है। किससे? चीन से। देखिए इराक गया, इराक पसंद नहीं आया इसको, अब कहाँ जा रहा है, इराक वाले बहुत मारे इसको, ठीक है, इसकी सेना को बहुत मारे, बहुत मारे कि अपना भारत संभल ही नहीं रहा, तुम इराक में आ रहा है, बहुत मारे। उसके बाद देखिए अब ये कहाँ जाएगा, चीन में। चीन वाले कहेंगे आओ, हम दिखने में छोटे हैं पर काम वाले हैं। देखिए क्या होता है, आदमी दिखने में छोटा होता है लेकिन काम बहुत करता है। देखिए चीन वाले क्या करते हैं, ये चीन को जीतने के लिए क्या करता है, ये अभियान चलाता है। और होता क्या है कि 1.5 लाख की सेना भेजता है, मतलब 1.5 लाख सैनिक लगा देता है। 1.5 लाख सैनिक इस अभियान में शामिल होते हैं। देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय करचिल अभियान होता है चीन को जीतने के लिए, और उसमें 1.5 लाख सैनिक शामिल होते हैं। और वापस कितने लोग आते हैं, वापस 3 लोग आते हैं। सोचिए कि ये युद्ध कैसा होगा। और एक इतिहास ये भी है, 1962 में भारत चाइना युद्ध जब होता है तो रेजांगला में केवल 120 बहादुर रहते हैं, 120 बहादुर भारत के सिपाही रहते हैं। और अंग्रेजी सैनिकों, चीन के सैनिकों को 3000 सैनिकों को बिना किसी गन के पटक पटक के मारते हैं। वहां आदेश हो जाता है, भारत सरकार आदेश कर देती है, कैप्टन हमारे जो होते हैं आर्मी के जनरल आदेश करते हैं कि आप लोगों से नहीं होगा। जहां पे 3000 लोग हैं, गन से लैस हैं, AK-47 है उनके पास, आपके पास कुछ नहीं है, दुनलिया लेकर कितना युद्ध लड़ेंगे। दुनली थी उस समय, एक बार ऐसे किए मारे, वो लगा कि नहीं लगा, बेचारा गोलियों नहीं होती थी, भारत इतना गरीब देश था। तो देखिए 120 बहादुर कैसे लड़े होंगे, 3000 लोगों को कैसे मारे होंगे। और ये युद्ध जो हुआ, ये युद्ध रात के समय था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उधर से बम गिर रहे थे, बारूद गिर रहे थे, वहां पे लोग AK-47 से युद्ध लड़ रहे थे। और वो सब क्या कर रहे थे, हाइट से आ रहे थे, आप नीचे भी थे, उनके पक्ष में हर तरह से युद्ध था। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं 50 लोग, और कभी आप लोगों को 2000 लोग दिखेंगे तो आप भारी रहेंगे कि वो भारी रहेंगे, भारी रहेंगे ना, हर तरह से भारी हैं, उनके पास गन है। तो सोचिए कि मोहम्मद बिन तुगलकवा को बताए भारत के वीर सैनिक आजादी के बाद 1962 में कि देखिए हम लोग क्या है, अभी फिल्म भी आई थी 120 बहादुर, आप लोग जाइएगा, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कैसे मारते हैं सब पटक पटक के, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये 1.5 सैनिक भेजे थे मोहम्मद बिन तुगलक, और चाइना वालों ने क्या किया, 3 ठो भेजा, कहा जाओ तुम लोग बता दो तुगलक को कि ढंग से रहें, अपने यहाँ शासन कर रहे रहें, और हमारे यहाँ आंख उठाकर ना देखें, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक का धन कोष खाली होता है, क्योंकि इसने इराक गया, सेना में बड़ा धन लगा, उसके बाद चाइना गया, वहां पर भी सेना मारी गई, इसकी बहुत सारे धन खर्च हुए, तो इसने क्या करता है कि भारत में आता है, तो भारत में आता है, देखिए दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, इसका जब अकाउंट खाली हुआ, अकाउंट का मतलब राजकोष जब खाली हुआ, वित्त मंत्रालय इसका खाली हो गया, जहां पे धन इकट्ठा रहता है, क्योंकि 2 युद्ध, एक इराक वाला और एक चीन वाला, इसका क्या हुआ, सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। तो उसमें बहुत बड़ी सेना गई थी, एक में 3 लाख कुछ और एक में 1.5 लाख, ठीक है, तो बहुत क्षति हुई। तो राजकोष की जब कमी ना हो, इसलिए क्या किया कि दोआब में कर वृद्धि, दोआब का मतलब आप लोग समझिए
कि दो ओर से जो नदियों से घिरा हो, जहाँ पे भूमि हो, वहां पे खेती होती है, उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, तो वहां पे क्या किया, वहां पे जो लोग खेती कर रहे थे, 1/2 लगभग 50% कहा कि हमें ले आओ टैक्स। अब सोचो कोई चीज मान लो उत्पादन हो रही है, आधा दूसरे को ही दे रहा है, तो किसान को क्या बचा। अब बीच में अकाल आ गया, क्या आ गया, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो इसने क्या किया कि किसानों के लिए अकाल पड़ गया, तब भी क्या किया कि वापस लेना चाहा, क्योंकि राजकोष में कमी रही, तो किसान इस पे गुस्सा हो गए। जब किसान गुस्सा हो गए तो ये चीजों को समझ रहा था, और इसके मैं कहा कि स्वभाव का पता नहीं चल पाता था, कब ये रुष्ट हो जाता था और कब ये शांत हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। देखिए यहाँ पे जब शांत हुआ तो इसने किसानों के लिए टैक्स माफ किया बाद में। ठीक है, आगे देखिए अमीर एक को ही बाद में वापस लेना पड़ा, स्थापित किया। बाद में ये जो संदेश था कि आप टैक्स लीजिए 50%, वो क्या किया, वापस लिया। तो देखिए इसको अमीर को ही बोलते हैं। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि सर सिक्कों का कलमा क्या होता है, तो कलमा मतलब होता है, देखिए सिक्कों पर जो भी राजा आता था अपनी तस्वीर छपवाता था, या उस राजा का नाम ही लिखवा देता था, या कुछ ऐसा था जो कि छपवाने से पता चलता था कि इसी राजा का है सिक्का। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे 2000 का भी सिक्का 2000 का भी रखे होंगे, 1997 का भी होगा, उस पे पढ़ते हैं ना तो लिखा रहता है, साइन रहता है, तो उस समय गवर्नर कौन है तो पता चलता है कि नहीं पता चलता है। तो उसी समय क्या हुआ कि ये जो सिक्का था उस पे लिखवाना बंद कर दिया कि हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं कि हमारा ही बनाया गया है। आज देख लीजिए गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब लोग कुछ काम कराने से पहले क्या करते हैं कि एक बोर्ड लिखवा देते हैं। पहले काम नहीं हुआ, बोर्डे लगता है, पत्थर पे लिखा हुआ रहता है, शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधान जी, माननीय जिला पंचायत जी, माननीय बीडीसी जी के कलमों द्वारा क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते। लेकिन इसने क्या किया कि श्रेय लेना नहीं चाहता था लिखवाने का। देखिए कोई अपने जेब से थोड़ी करा रहा है काम, ऐसा नहीं कि 10-20 बीघा बेच दिया अपना, रोड बनवा रहा है। रोड इसलिए बनवा रहा है कि उसके पास पावर है, आपने उसको बैठाया है गद्दी पर, सही इस्तेमाल कर रहा है, बन रहा है, तो उसका श्रेय लेने के लिए बोर्ड लगा देता है। क्या लगा देता है, ब्लैक कलर का देखते होंगे आप, कहीं भी रोड बन रही है, नाली बन रही है, वहां पे लिखा रहता है कि नहीं। अभी इस रोड से गुजरिए, यहाँ भी लिखा होगा, उस रोड से गुजरिए, वहां भी लिखा होगा, नाली बनी होगी, वहां भी लिखा होगा। तो ये सब जो श्रेय लेने का काम था इसने बंद कर दिया। इसने क्या कहा कि अब जो पैसे खर्च हो रहे हैं कलमा लिखवाने में, खुदवाने में, इसको बंद कर दिया जाए। अब आगे क्या होता है कि 1337 में नगर कोट विजय हासिल की। नगर कोट ये जाता है और नगर कोट को क्या करता है, जीतता है। पहली बार इसने देखो क्या की, विजय हासिल की। भारत में क्या करता है, विजय तो हासिल करता है। आगे देखिए 1336 में संगोली युद्ध लड़ा, इसमें भी विजयी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक VS हमीर देव का मेवाड़ में युद्ध होता है। ठीक है, और वहां पे क्या करता है कि हमीर देव जीतता है। 1333 में इसके समय इब्न बतूता, ये इब्न बतूता क्या आया, भारत आया। कहां पे आया, इब्न बतूता कहाँ आया, भारत आया। तो पूछेगा एग्जाम से में आपसे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप लोग बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक के। देखिए उसकी एक बुक मिलती है, किताब उल रहला, ये अरब आक्रमण का संदेश उसी में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया। पूछता है एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया, तो आप बताओगे मोरक्को से। कहां से, मोरक्को से। ये मूर प्रदेश पहले कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता था, मूर प्रदेश। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि दिल्ली का काजी बना देता है। काजी मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख बताया। जो इस समय आप लोग जस्टिस सुने होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बैठता है। वो जो फैसला एक बार दे दिया, वो फैसला दे दिया। बात समझ रहे हैं, बड़ा पढ़ा लिखा होता है, फैसला ऐसे नहीं देता है, सोच समझ के फैसला देता है, संविधान के तहत फैसला देता है। तो उसको काजी बना दिया। अब देखिए 1342 ईस्वी में आपका ये दूत अपना दूत बनाकर क्या करता है, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक कहा कि देखो हमारा दूत बनकर हम तुमको भेज रहे हैं चाइना, वहां क्या हो रहा है उसका पता लगा के आओ। ठीक है, क्योंकि इसके सैनिक बड़ा मारे गए थे, 3 सैनिक बचे थे।
तो इसने दूध बनाकर कहां भेज दिया? अपना चीन भेज दिया। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हुआ। विजयनगर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और विजयनगर का जो शासक बनाया, किसको बनाया? संस्थापक सदस्य जो बनते हैं उनका नाम है हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? हरिहर एवं बुक्का को। और ये किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। आगे राजधानी इसकी पूछ रहा है कि विजयनगर की राजधानी कहां बनी? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी बनी। कहां बनी? हम्पी। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हुई। बहमनी वंश की स्थापना हुई। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में क्या हुई? बहमनी वंश की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि संस्थापक उसके जो बने बहमनी वंश के संस्थापक, लिख लीजिए संस्थापक, ये बने हसन गंगू। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, हसन गंगू। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्य। तो आइए हम लोग समझते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि तुगलक वंश का दूसरा शासक कौन था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो क्या बताओगे? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आते हैं, इसका प्रशासनिक कार्य देखते हैं। नियुक्तियां देखिए कैसे करता है। मलिक फिरोज को इसने क्या बनाया? मलिक फिरोज को इसने बनाता है, मलिक फिरोज को ये बनाया नायक बारबक। इस समय उसको कहा जाता है उप बारबक। इस समय भी बन रहा है ना उप मुख्यमंत्री। उप माने चुप, उप मुख्यमंत्री। आगे नेक्स्ट, बयाज खिलजी जो है, देखिए कौन है? ये लखनौती का राज्यपाल बनाया गया। लखनौती का राज्यपाल बनता है। बयाज खिलजी क्या बनता है? लखनौती का राज्यपाल बनता है। उसके बाद कमालुद्दीन को बनाया जाता है सद्रू ए जहां। नेक्स्ट शिहाबुद्दीन को बनाया जाता है तुगलक बिन
के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, इसका इसका मतलब होता है वित्त विभाग का। वित्त विभाग, धन संपदा सब कौन देखेगा? शिहाबुद्दीन देखेगा। नोट कीजिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, लिखिए, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक, पहला ऐसा शासक जिसने जिसने पहला ऐसा शासक जिसने अजमेर, जिसमें अजमेर शरीफ गया, शरीफ गया। देखिए, अजमेर शरीफ में दरगाह किसकी है? अजमेर शरीफ में दरगाह है, दरगाह जो है, दरगाह ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर हम गए हैं, ठीक है, इस दरगाह पे हम गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहला सुल्तान जिसने होली के उत्सव में भाग लिया। देखिए, एक तरफ मुसलमान भी खुश, एक तरफ हिंदू भी खुश। पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने होली के उत्सव में भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, पहला ऐसा सुल्तान बना जो कि होली के उत्सव में भाग लिया। नेक्स्ट, गायों के लिए गौशाला का निर्माण कराया, गायों के लिए गौशाला का निर्माण करवाया। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसीलिए हम आपकी जो लॉन्ग सीरीज लेकर आते हैं कि आप लोग एक दिन में एक लोगों को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा इतिहास को पढ़िए, जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। बाकी लोगों की नियुक्ति या तो चापलूसी से होती थी, या तो तलवार की नोक से होती थी, या तो बहादुर ज्यादा दिखने में कोई अच्छा काम राजा की नजर में आ गया तब हो जाती थी। लेकिन इसने क्या किया कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति शुरू कर दी। नेक्स्ट, इसके समय 22 विद्रोह हुए, इसके समय 22 विद्रोह हुए, 22 विद्रोह होते हैं, ठीक है। इसके समय 22 विद्रोह हुए और 22 को इसने क्या किया कि दबा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एग्जाम में पूछता है, 1340 में बंगाल में, 1340 में बंगाल, 1340 में बंगाल, 1340 बंगाल में शमसुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बंगाल में शमसुद्दीन
शमसुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 1340 की बात है, शमसुद्दीन भी क्या हुआ कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट है 1350 से 51 के बीच में क्या होता है, 1350 से 1351 हम वही आक्रमण पढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछता है। तो 50-51 में क्या करता है, गुजरात विद्रोह कर देता है, गुजरात विद्रोह, और उसका नेतृत्व करते हैं, नेतृत्वकर्ता जो होते हैं, नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व ये करते हैं तग्घी। कौन करता है, तग्घी महोदय, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च 1951 में, 23 मार्च 1951 में हट्टा के निकट, हट्टा के निकट, हट्टा के निकट मोहम्मद, हाँ जी 1300, सॉरी क्या होगा 1300, सॉरी। इसके लिए देखिए 23 मार्च क्या होता है कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत होने लगती है। तो देखिए 23 मार्च 1351 में हट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, टपक जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए मौत सत्य है, मौत क्या है, सत्य है। जैसे कि राम नाम सत्य है, उसी तरह मौत भी क्या है, सत्य है। देखिए बदायूं एक लेखक है, उनका नाम क्या है, बदायूनी। इसने क्या लिखा, किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा कि बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी, सुल्तान को, सुल्तान को उसकी, सुल्तान को उसकी प्रजा से, प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कुछ इतिहासकार इसको पगलवा घोषित कर देते हैं, कुछ इतिहासकार इसको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं, पागल, क्योंकि ये सही में पागल था। ज्यादा शिक्षित लोग भी पागल हो जाते हैं। जैसे मैं क्या कहा कि दूर तक सोचने वाला व्यक्ति भी, भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाला व्यक्ति पागल। अब इसको क्या जरूरत थी ईरान युद्ध करने की, ये जाता है चाइना से युद्ध करता है, अपना भारत में मंगोल आक्रमण होता है उसको संभाल ही नहीं पा रहा। इसको क्या जरूरत थी दिल्ली से अपनी राजधानी बनाने की, देवगिरी, वहां भी ये फ्लॉप शो करता है, 2-3 जगह तो बेचारा बहुत मार खाता है ना। उसके बाद कुछ इतिहासकार इसको बता देते हैं, पागल घोषित कर देते हैं कि पगला गया है, हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब ये क्या किया कि जब ये बेचारा मरा, कहाँ मरा, किस स्थान पे मरा, आपको हम बता ही दिए हैं। जब मरा तो बदायूं एक लेखक थे जो कि इसको पसंद नहीं करते थे, ये थोड़ा हट के था, तो इन्होंने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान भी सोचता था कि प्रजा के लिए हम बहुत कुछ काम करें, बेचारी प्रजा सोचती थी कि हे महाराज, हे पागल देवता, हमको क्या करिए, बख्श दीजिए, जनता कहती थी। ठीक है, तो आज हमारा जो इतिहास इनका, मोहम्मद बिन तुगलक मारे गए बेचारे, अब समाप्त हुआ। तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता कब आया, इब्न बतूता, पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, इब्न बतूता भारत कब आया, भारत किसके समय में आया, लिख लीजिए, किसके समय में आया। तो ये उत्तर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो बताइएगा, ये मोरक्को से भारत आया था। कहां से, इसको कौन सा पद दिया गया,
इसको मोहम्मद बिन तुगलक काजी बना देता है, काजी, मुख्य न्यायाधीश। क्या बना देता है? मुख्य न्यायाधीश। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसके समय में आया? किसके समय में आया, सॉरी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ कर दी? तो आप लोगों को पता होगा, दिल्ली, दौलताबाद। दौलताबाद को ही देवगिरी कहते हैं, देवगिरी को ही क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, चीन आक्रमण के लिए, चीन आक्रमण के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने सैनिकों को भेजा था? कितने सैनिकों को भेजा था? ठीक है, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कम से कम लाखों कमेंट आने की, तो आप लोग दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगर क्लास हमारी अच्छी लगती हो, हम अच्छे लगते हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार।